हाय एवरीवन, मैं हूँ शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्ट टीवी विद क्लियर टेक्स्ट। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करेंगे जिसने बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई की हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। ये होती क्या है, सबसे पहले ये पता लगाएंगे। जो शेड्यूल 2 है CGST एक्ट की, वो बताती है कि जब आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिसमें आप किसी के लिए कोई काम छोड़ने के लिए, या तो कोई काम आप कह रहे हो कि नहीं करूँगा, या फिर कोई काम आप एग्री करते हो करने के लिए, या फिर आप कोई कॉन्सिक्वेंस बियर करते हो। लॉ की लैंग्वेज में इसको कैसे दिखाया गया वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पैरा नंबर 5E है शेड्यूल 2 का, जो बोलता है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन और टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। अब आप बोलोगे ये होता क्या है, मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहली चीज़ ने क्या बोली है, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यानी कि कोई काम को नहीं करने के बदले में आपको कोई एग्रीमेंट मिला है। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्रीमेंट दिया कोई काम नहीं करने के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई फिल्म आने वाली है जो एक पर्टिकुलर डेट पे रिलीज़ हो रही है, आपकी भी सेम डेट पे रिलीज़ होती है दिवाली पे। तो मैंने कहा ऐसे तो दोनों का रिवेन्यू मारा जाएगा, बट चलो ठीक है, तुम ज़्यादा बिल तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी अच्छी हो जाएगी ज़्यादा, तो मैंने कहा एक काम करो, आप मुझसे 50 लाख रुपये ले लो और तुम उस डेट पर अपनी मूवी रिलीज़ मत करना। तो मैंने आपको किस चीज़ के लिए पे किया, कुछ करने के लिए नहीं, कुछ नहीं करने के लिए जो आप करने वाले थे या कर सकते थे। सो यानी कि कोई चीज़ से हमने रिफ्रेन करने के लिए, और टू डू एन एक्ट, या फिर किसी एक्ट को करने के लिए, या फिर बियरिंग द कॉन्सिक्वेंस। तो किसी एक्ट को करने के लिए तो सिंपल है वो, यानी कि मोस्टली सिचुएशन में तो ये होता है कि हम कुछ ना कुछ करने के लिए कंसिडरेशन देते हैं। और टू बियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, या कोई चीज़ टॉलरेट करने के लिए। टॉलरेट करने के लिए जैसे जैसे मान लीजिए आप म्यूज़िक प्ले करते हो, तो मेरी शॉप के बाहर मैंने आपको राइट दे दिया कि ठीक है तुम मेरी दुकान के बाहर बैठ के यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर लो, कोई तुम्हें जितना पे करता है वो रख लो, ठीक है। या तुमने क्या किया, मेरी शॉप के बाहर एक मोमोज़ का आउटलेट लगा लिया अपना छोटा सा, तो मैंने कहा यार हटाओ यहाँ से। तो तुम कहोगे क्यों, मैंने कहा मेरी शॉप पे भी मेरी सेल पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो तुमने कहा कि सर प्लीज़ लगाने दो। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें लगाने दूंगी, बट तुम्हें मुझे 10,000 रुपीज़ पर मंथ उसके लिए पे करना होगा। तो अब मैंने क्या किया, मैं तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से, आई डोंट लाइक इट, लेकिन ठीक है क्योंकि तुम मुझे पे कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ। अब बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने की वजह से पैदा होती हैं। तो हर बार जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, कोई काम आपको करना तो आपने नहीं किया, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हर उस केस में क्या होगा, कोई कंपनसेशन अगर पे किया गया है तो आपको उस पर टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। अब इसका मुझे कैसे पता चलेगा कि उसको मुझे टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले एक बार अपने दिमाग से सोच के बताओ। सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, दो पार्टी होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, उसका एक कंसिडरेशन होना चाहिए। नहीं कि कंसिडरेशन कब होगा, मेरे कहने पे आपने कुछ किया, ठीक है, तो कंसिडरेशन होगा। मेरे कहने पे आपने कुछ नहीं किया, क्या वो भी कंसिडरेशन हो सकता है? हो सकता है। मैंने आपको कोई चीज़ कही और आपने वो काम नहीं किया, आपने कुछ और कर दिया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, यानी कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट था, आपने उसको ब्रीच किया, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। तो आपने मुझे कुछ एडवांस दे रखा था, मैंने वो एडवांस वापस नहीं किया। इज़ इट एन एग्रीमेंट? क्या मेरी इंटेंशन थी कि तुम उस एग्रीमेंट को ब्रेक करो? नहीं, मैं तो चाहती थी कि आप करो जो मैंने आपको करने के लिए बोला है, लेकिन आपने नहीं किया, तो मैंने क्या किया, एडवांस रख लिया। क्या ये कंसिडरेशन है? नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से कोई ऐसी डिज़ायर थी नहीं, मैं कभी चाहती ही नहीं थी कि आप इसको ब्रीच करो, मैं तो चाहती थी कि आप करो। इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कोई एम्प्लॉय जिसको मैंने हायर किया, उसके साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया कि भाई आप मेरे यहाँ काम करोगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दिन अचानक से आना बंद कर दिया, तो मैं क्या करूँगी, उसकी जो सैलरी ड्यूटी वो मैंने उसको नहीं पे की। तो क्या इस केस में टैक्सेबिलिटी आएगी? टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जाए। दूसरा एक और सिनेरियो हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मैंने एग्रीमेंट में पहले लिख रखा था कि अगर आप जाओगे तो आप क्या करोगे, इतना मुझे कंपनसेट करके जाओगे, इतनी अमाउंट, राइट। तो क्या वो कंसिडरेशन है? तो भी वो कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी जाती नहीं कि वो जाए। मैंने एक क्लॉज इसलिए रखा है कि अगर उसकी ऐसी कोई इंटेंशन है तो वो पहले ही ज्वाइन ना करे। ये हम लोग को समझना बहुत ही बारीक सा फ़र्क है इस चीज़ के अंदर। यानी कि जहाँ पे मेरी इंटेंशन आपसे वो काम करवाने की नहीं है, ऐसा नहीं था कि मैं सोच रही थी कि अच्छा ठीक है, मतलब करेगा करेगा, नहीं करेगा तो मुझे इतना दे जाओ, मत करो, कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तो पहले से ही चाहती थी कि आप ऐसा नहीं करो। तो मैंने क्लॉज इसलिए डाला कि ताकि मैं आपको रोक सकूँ उस चीज़ को, मेरे एग्रीमेंट को ब्रीच करने से। तो ये ध्यान रखना, इसका क्राइटेरिया ये नहीं है कि एग्रीमेंट में मैंने पहले से वो अमाउंट फिक्स कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी। आपने नहीं कर रखी थी तो भी उस पर हो सकता है टैक्स ना लगे, आपने नहीं की हुई थी या आपने कर रखी थी पहले से उसको फिक्स अपने एग्रीमेंट के अंदर, तो भी हो सकता है कि उस पर टैक्स ना लगे। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे जहाँ पे आपने एग्रीमेंट में अगर पहले से फिक्स कर रखा था तो उस पर टैक्स
लगेगा। किस केस में? जहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी जो मुझे नुकसान होगा उस चीज़ से उसकी भरपाई के लिए कंपनसेशन रखा, ना कि आपको रोकने के लिए, राइट। तो जहाँ पे मान लीजिए आप मैंने कुछ टिकट बुकिंग कर रही थी मैं किसी इवेंट की, तो आपने भी टिकट बुक किया, तो मैंने आपको बोला, आपने मुझे पूछा मैडम कैंसिल करा सकते हो? मैंने कहा करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इवेंट के 10 दिन के गैप के अंदर आपने कराया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 दिन रह गए और उसके बाद आपने कराया टिकट कैंसिल, तो आप 20% आपको मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा आपको रोकने का कोई इंटेंशन नहीं है, आप जाओगे कोई और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि उसकी वजह से मेरा जो लॉस होगा, क्योंकि मान लीजिए 100 लोगों ने टिकट बुक करा दी, तो हो सकता है मेरी सारी की सारी दोबारा से ना सेल हो, तो उनसे मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने नुकसान की भरपाई करके रख ली कि चलो ठीक है। लेकिन कुछ जगह तो ऐसा लॉस होगा जो इरिपेयरेबल है, यानी कि जिसको मैं पैसों से तो कंप्लीट कर ही नहीं सकती, बट मैं जितना सोच के कुछ एक अमाउंट सोच के मैंने चलो इतना तो मेरे को मिल ही जाए। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ क्लेरिफाई की कि जहाँ पे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो इस नेचर की हैं कि मेरा आपसे कोई एग्रीमेंट करने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। मेरा नहीं था कि मैंने इसलिए किया कि अच्छा ठीक है तुम आना चाहो तो आ जाना, वरना तो कैंसिल कर देना टिकट, कोई इशू नहीं, इतना मेरा नुकसान है वो पूरा कर देना, तब तो वो टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कोई काम करने का एग्रीमेंट किया, उसी एग्रीमेंट में मैंने उसके नहीं होने पे आप मुझे क्या दे दोगे वो भी कर लिया, यानी कि एग्रीमेंट इसका भी हो चुका है स्टार्टिंग में ही, राइट। जहाँ पे मैंने आपको बोला कि भाई आप छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है, अब मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ एग्रीमेंट में आप छोड़ के नहीं जाओगे, आप छोड़ के चले गए तो मैंने इसलिए पहले लिख दिया कि आप छोड़ के नहीं जाओगे, अगर तुम चले गए तो तुम्हें मुझे ये सब करके देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी एक्सेप्ट ना करो उसको। तो इसमें बहुत ही थिन लाइन है, थिन लाइन है इंटेंशन की। जितना क्लियर लगता है उतना क्लियर एक्चुअली वो है नहीं, राइट। हम लोग क्राइटेरिया क्या सोचेंगे, आप एक बार सर्कुलर पढ़ोगे ना तो आप उसके अंदर क्राइटेरिया क्या सोचोगे कि अच्छा पहले से क्या रिटर्न होना चाहिए एग्रीमेंट में, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने बाद में डिसाइड किया तो भी टैक्सेबल हो सकता है, और बाद में डिसाइड किया तो भी टैक्सेबल नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअली क्राइटेरिया नहीं है, राइट। कुछ और इसके एग्जाम्पल हैं जो उन्होंने दिए हैं यहाँ पे। कायदे में तो जो जीएसटी की फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, वो ही आपके ज़्यादा काम आएगी, बट फिर भी उन एग्जांपल्स को मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे टोल, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब, तो टोल्स पे बहुत लंबी भीड़ हो गई, तो लोगों के पास कैश नहीं होता था करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने उस समय कुछ टाइम पीरियड के लिए बोला कि आप इन लोगों को जाने दो ऐसे ही फ्री में, और इतने टाइम का जो टोल का आपका चार्जेस हैं, जितना आपका नुकसान होगा वो मैं आपको पे कर दूंगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, तो उन्होंने कहा हम पे कर देंगे आपको। तो क्या इस केस में कंसिडरेशन है? क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं? इट इज़ अ प्योर कंसिडरेशन। आपको मुझसे पैसे मिलते थे रोज, आपको मुझसे नहीं मिले, मिनिस्ट्री ने कहा हम तुम्हें पे कर देंगे, तो कंसिडरेशन तो आपको मिल ही गया ना। तो आपको तो एज इट इज अमाउंट मिल रही है जितनी आपको पहले से मिलनी चाहिए थी, राइट। तो यहाँ पर ना इंटेंशन विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की इंटेंशन क्या है। जैसे आपने किसी का मान लीजिए ऑक्शन में मैं जीत गई, मैंने 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए और मैंने कहा कि ठीक है 4 दिन बाद आके मैं पूरे पैसे देकर डिलीवरी ले लूँगी। मैं आई नहीं 4 दिन बाद, तो गवर्नमेंट क्या मुझे वापस देगी? नहीं, उन्होंने 50,000 रुपीज़ रख लिए। क्या उनकी इंटेंशन थी ऐसी? क्या वो चाहते थे स्टार्टिंग से कि ऐसा ही हो गया, अच्छा चलो ये नहीं आए तो फिर 50? उन्होंने तो इसलिए रखे कि यार तुम्हारी वजह से हमने किसी और को नहीं दिया और तुम 4 दिन बाद अब गायब हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है अब नहीं दे रहे तुम्हारा इंस्ट मनी, ये तुम्हारा एडवांस वापस नहीं कर रहे। तो ये इंटेंशन कि एक्चुअली दूसरी पार्टी की इंटेंशन क्या थी, क्या उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था कि अच्छा ठीक है ये नहीं जाएगा तो इसका इंटेंशन है कोई और आ जाएगा, क्योंकि ऑक्शन के लिए उनको पूरी मेहनत करनी पड़ी, इतने सारे लोगों को बुलाना पड़ा, और वो सेकंड पार्टी अगर सर्च भी करेंगे तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, और इतने प्राइस वाला बंदा मिले नहीं मिले ये भी नहीं पता उनको। तो ये एक्चुअली इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है कि उसका नेचर क्या है। एक चीज़ जो और क्लियर करनी है यहाँ पे कि अगर आपने कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया है तो उसके लिए आप पे कोई अगर पेनल्टी या कंपनसेशन आप पे लगा है तो वो तो कभी भी टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ कभी भी कंसिडरेशन नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल चीज़ों के लिए हो सकता है। ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे मेरी दुकान के बाहर इलीगल दारू बेच लो, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मुझे 25,000 रुपये महीना दे देना। तुमने अगर मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को जाके एनफोर्स नहीं करा सकती, क्योंकि मैंने आपसे इलीगल चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसके लिए हो सकता है, इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसके लिए हो सकता है, लीगल चीज़ों के लिए। कुछ इलीगल है, इम्पॉसिबल है, जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है, आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो वो भी वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्लस जीएसटी एक्ट प्लस ये सर्कुलर, तीनों चीज़ें इंटरप्ले में आएंगी। एंड अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिए उनको अगर आप देखोगे तो आप ये बोलोगे यार एम्प्लॉय वाली चीज़ पे क्यों नहीं है टैक्सेबिलिटी, और फिर जो टैक्स और जो मैंने टिकट सेल की है उसके लिए जो पेनल्टी ली उस पर क्यों है? बिकॉज दोनों का इंटेंशन जो है स्टार्टिंग में दैट इज़ डिफरेंट, वो डिफरेंट है। अदरवाइज तो आप देखोगे तो केस ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, क्योंकि पहले से एग्रीमेंट में दोनों जगह लिखा हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसका एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। बट क्लैरिटी किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जो अब हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस है जो यानी कि पेनल्टी नेचर के हैं,
जो मेरी पहले से इंटेंशन नहीं थी, जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में बेसिकली फॉल नहीं हो रहा, उस पर जीएसटी की लेवी नहीं आएगी। अब इसमें छोटे बिजनेसेस जो है उनके लिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो बिगर बिजनेसेस हैं उनको इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं, किसी ने आपको एडवांस दिया, आपने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो गायब हो गया। तो क्या होता था पहले, सर्विस टैक्स में भी और जीएसटी में भी इस चीज़ के लिए नोटिस आ जाता था कि यार आपकी बैलेंस शीट में एडवांस कैसे पड़ा हुआ है। आप जब उसको राइट ऑफ करते थे वो बोलते थे तो तुम्हारी भाई सप्लाई है, क्यों कंसिडरेशन, कैसे कंसिडरेशन? आपने एक्ट फॉर बियर करा ना, वो आपको एडवांस देके भाग गया, आपने इसको बियर करा इस नुकसान को, मैंने बियर नहीं किया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी बियर करने की, वो बंदा आया ही नहीं दोबारा, तो मैंने उसका फोरफिट कर लिया, क्योंकि मैं जो काम स्टार्ट कर चुका था वो तो मुझे कंपनसेट करना था, तो मैंने उसको वापस नहीं दिया, ना उसने मांगा ना मैंने दिया। तो ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी और भी बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पे एक पार्टी का फेलियर हो जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कि भाई एक पार्टी जो है नहीं कर पाई, तो याद रखना आप उसका फिक्स कोई भी एक फॉर्मूला नहीं बना सकते। इन ईच एंड एवरी केस कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, उनके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या थी, लैंग्वेज क्या यूज़ की गई थी उन दोनों के बीच के एग्रीमेंट के अंदर, दैट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंटायर थिंग। उसकी एक महत्ता रहेगी इस सारे केसेस में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, स्पेशली कॉर्पोरेट्स के लिए जिनके जनरली इस तरह के कोई ना कोई केसेस बनते रहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।